Okay students, in this video we are again going to continue the chapter improvement in food resources. Okay students, we were discussing the cattle farming and we have discussed the breeds of cows as well as breeds of buffaloes. Now we will discuss the nutrients present in milk. देखो बेटा, मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग क्या क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स सब प्रेजेंट होते हैं. तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था ना, इसीलिए हम मिल्क को क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइट कहते हैं. आगे देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द व्हाट इज द नीड ऑफ कैटल ब्रीडिंग. देखो कैटल की ब्रीडिंग कराने की जरूरत है क्या. कैटल ब्रीडिंग से मतलब समझो. अब देखो ये कहता है कि दो तरह की काऊ है. देखो अब कह रहा है इंडियन काउस provide less milk than exotic cows. देखो ये कहता है कि जो इंडियन काउस है ना वो दूध कम देती हैं और एक्सोटिक क्या देती हैं बेटा, दूध ज्यादा देती हैं, 10 गुना ज्यादा. ये 6 से 8 लीटर देती है, ये 60 लीटर्स पर डे तक देती हैं. ठीक है. और एक्सोटिक काउ क्या होती है बेटा, वाइल इंडियन काउस are more resistant to diseases and are adapted to इंडियन कंडीशंस. बोले भैया देखो ध्यान से समझो, जो फॉरेन की काव है वो तो दूध ज्यादा दे रही है और जो इंडियन की काव है ना वो यहाँ रहने के हिसाब से बनी हुई है, मतलब वो तो यहाँ बीमार भी नहीं होती है ना. और क्या होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बेटर यहाँ पे रहने के हिसाब से डिजीज भी नहीं लगती और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बेटर होते हैं. तो देखो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टर्स कंसीडर्ड फॉर ब्रीडिंग. देखो ब्रीडिंग के लिए हमें क्या क्या करेक्टर देखना है, हम क्या चाहते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो ना उस ब्रीड में. तो देखो पहला करेक्टरिस्टिक क्या कहता है, द फर्स्ट टू बी डिस्कस्ड इज लैक्टेशन पीरियड. देखो लैक्टेशन पीरियड मतलब दूध देने का टाइम, मतलब एक गाय को ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक दूध देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, मोर मिल्क पर डे. देखो ज्यादा दिनों तक दूध दे और एक दिन में ज्यादा दूध दे. नेक्स्ट क्या कहता है, देखो डिजीज रेसिस्टेंट, बीमारियां कम से कम लगे बेटा, ऐसे थोड़ी पालनी है ना. नेक्स्ट देखो जनरली भी हेल्दी हो. नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इट शुड बी एडेप्टेबल टू क्लाइमेट. देखो यहाँ की क्लाइमेट से एडेप्टेबल हो, ऐसा ना हो जी थोड़ी सी बारिश हुई और बीमार, थोड़ी सी गर्मी हुई और बीमार, या थोड़ी सी ठंड हुई तो बीमार हो गई. अब नेक्स्ट देखो प्लीज. नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, कि ब्रीडिंग के मेथड्स क्या क्या हैं. पहला मेथड होता है नेचुरल मेथड, नेचुरल ब्रीडिंग मेथड. ध्यान से समझेंगे प्लीज. देखो नेचुरल ब्रीडिंग में क्या करा, इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ local cows with
local bulls naturally both with बेटर करेक्टर। भैया देखा हम लोगों ने, भैया दोनों में अच्छे करेक्टर थे और दोनों को नेचुरली रिप्रोडक्शन करा दिया, ठीक है ना भैया। तो उसको क्या कहते हैं बिट्टू, नेचुरल ब्रीडिंग मेथड कहते हैं। नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट कहता है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। अब समझो भैया, मैंने तो सोच लिया नहीं जी नहीं, इंडियन काऊ नहीं चाहिए। हमने देखा जी फॉरेन की काऊ तो बहुत दूध देती थी, तो नहीं नहीं, हमें तो उसी का ही स्पर्म डालना चाहिए। इनसेमिनेशन का मतलब मैं वहां से स्पर्म, देखो आर्टिफिशियली स्पर्म डाल दूं। किसके स्पर्म डाल दूं, फॉरेन की काऊ के। अब देखो, अब मैंने सोचा एक इंडियन और एक फॉरेन काऊ का कराना था रिप्रोडक्शन। अब देखो दो तरीके थे, क्या तो मैं फॉरेन काऊ को बैठाऊं शिप में और इंडियन काऊ को बैठाऊं शिप में और फॉरेन घुमाने ले जाऊं, या फिर मैं फॉरेन काऊ को बैठाऊं शिप में और इंडिया ले आऊं, या फिर द बेस्ट वे और द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड द एक्चुअल वे इज कि मैं क्या करूं बेटा, मैं इन दोनों को ना कर मैं फॉरेन वाली काऊ का स्पर्म, मेल काऊ का स्पर्म ले आऊं इंडिया में, और उस स्पर्म को फीमेल काउस के अंदर आर्टिफिशियली इंसर्ट कर दिया जाए, और जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पर्म बहुत सारी काउस में इंसर्ट हो जाएगा, और बिट्टू क्या होगा, बेटर क्वालिटी की ब्रीड्स आ जाएंगी। तो दैट मीन्स दैट इज इंसर्टिंग द sperm of desired bull into female cow artificially इंसर्ट कर दिया गया। उसको क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। आगे समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फायदे क्या क्या हैं, तो ध्यान से देखेंगे प्लीज। पहला फायदा है गुड प्रोजेनी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना वो अच्छी होगी। देखो दूसरा क्या है, दूसरा है चीपर। देखो चीपर क्यों है, बोले भाई काऊ को ले जाने से तो बेहतर पड़ा ना, सस्ता पड़ गया। नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है, मोर रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद है। देन नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड से ज्यादा रिलायबल है। और लास्ट देखो प्लीज, ये कहता है सीमेन ऑफ वन बुल, एक बुल का सीमेन कैन बी यूज्ड फॉर मैनी काउज, बहुत सारी काउज के लिए यूज हो सकता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे डिस्कस करेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक इज फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखो अब हम लोगों ने काऊ को, बफेलो को रख रखा है, तो अब उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। उस जहाँ पे उनको रख रखा है वहाँ के फार्म की मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो देखो पहला क्या आता है, नेक्स्ट इज शेल्टर। फर्स्ट इज शेल्टर फॉर कैटल्स। देखो अच्छे से क्या चाहिए उनको, शेल्टर चाहिए। तो देखो शेल्टर क्या है, देखो क्यों रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर, या रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम। जैसे हमें घर क्यों चाहिए, ताकि हमें किस किस से, ठंड से, गर्मी से, इन सब से बचाया जा सके, तो उनको भी इसीलिए चाहिए। फ्रॉम हॉट सन, rain, extreme weather and wild animals, इनसे बचाया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कैटल शेल्टर। देखो गुड कैटल शेल्टर है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड, कि अच्छे कैटल शेल्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहली क्या होनी चाहिए बेटा, क्लीन होना चाहिए। ये तो देखो बेटा अंडरस्टूड सी बात है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ड्राई, वेल वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड का मतलब अच्छे से हवा आनी चाहिए, बंद घुटन नहीं होनी चाहिए।
एंड प्रॉपर सनलाइट। जितनी ज़रूरत हो ना उतनी तो उसमें धूप भी आए, ज़्यादा भी नहीं आए और कम भी नहीं आए। देखो स्पेशियस होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए। देखो अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ऐसा ना हो भैया वो कैटल भी वही है और बेचारे का वेस्ट भी वही है, तो वहाँ पे उसके डिस्पोजल का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वहाँ का जो एनिमल वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, वहीं पे पीने का पानी भी होना चाहिए उसके पास। ठीक है, अब इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। आगे देखेंगे प्लीज। देखो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रूमिंग ऑफ कैटल्स। देखो ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, ग्रूमिंग का मतलब होता है रेगुलर ब्रशिंग एंड क्लीनिंग, अच्छे से उनको ब्रश से साफ करना और ब्रश करना उनके ऊपर। तो ग्रूमिंग मीन्स रेगुलर ब्रशिंग एंड क्लीनिंग। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इट रिमूव्स डस्ट, हेयर्स एंड पैरासाइट्स। बाहर उनके कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी हटा देता है। मिट्टी, बाल, जो झड़े हुए बाल होते हैं वो भी हटा देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसकी वजह से हेल्थ इंप्रूव रहती है और भैया उसको बहुत अच्छी हेल्थ से अच्छे से मिल्क मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैटल्स, कि कैटल्स के खाने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान से देखो प्लीज। देखो बेटा, जो कैटल्स का फूड होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है रफेज। रफेज क्या करता है? इट फॉर्म्स बल्क ऑफ कैटल फूड। ज्यादातर कैटल को क्या खिलाया जाता है बेटा? देखो ज्यादातर क्या खिलाया जाता है? रफेज खिलाया जाता है। इसका बेसिक काम क्या होता है? देखो इट हैज लो न्यूट्रिएंट्स। इसका काम होता है कि ये कैटल का पेट भर सके भैया। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें जिसको हम चारा कहते हैं हिंदी में, कभी किसी ने सुना हो तो क्या क्या होता है बेटा? देखो इसके अंदर मेज, हस्क, है जिसको तूड़ा वगैरह कहते हैं, जो झड़ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या होती है? जवार, सुडान ग्रास एटसेट्रा। ये सब किसकी तरह यूज की जाती है? रफेज की तरह। नेक्स्ट आता है बेटा कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मतलब कंसंट्रेटेड अमाउंट में दिया जाता है। ठीक है, ये कम दिया जाता है। देखो गिवन इन लेस अमाउंट। इट हैज हाई न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स हाई होते हैं। ये ज़्यादा क्यों दिया जाता है बेटा? ये दिया जाता है ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है बेटा? इसमें कॉटन सीड्स होते हैं। इसमें क्या होती है? ऑयल सीड केक होता है बेटा। इसमें मोलासेस होता है। देखो कॉटन सीड्स को ही वो हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बिनोले कहते हैं। ऑयल सीड केक्स मतलब खल, और मोलासेस ये जो बच्चा गांव से नहीं है उसको ये दोनों चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मोलासेस सबको समझ में आएगा। जब हम गन्ने का जूस पीते हैं ना बेटा, शुगर केन जूस पीते हैं, तो जो शुगर केन निकालने के बाद जो उसका हस्क बच जाता है उसको वो फेंकता नहीं, रख लेता है। क्यों? क्योंकि वो मोलासेस होता है, वो ऐसा कंसनट्रेट यूज किया जाता है कैटल की डाइट के लिए। अब आगे समझेंगे प्लीज। देखो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर कैटल को खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द कैटल्स। अच्छा बच्चा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।